हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के जो यूनिट 1 है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ये नोट्स के तौर पर मैंने बनाए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी बुक मैंने जो है पूरा जो चैप्टर है आपका बुक का वो कवर किया है, तो इसको बिल्कुल एंड तक आपने देखिए, तभी देखिएगा इसको, तभी आपको ये जो है पूरी नॉलेज मिलेगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ आईटी। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन मैंने इजी से स्टार्ट किया है और थोड़ा थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ाया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसका भी मीनिंग ना पता हो, तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। 60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं ये, तो टाइम लगेगा। इस वीडियो को बिल्कुल जो है आपने पेशेंस के साथ पूरी देखनी है कंप्लीट एंड तक। ITES की फुल फॉर्म क्या होती है? ITES की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश कंप्यूटर इज यूज्ड टू वर्क एट होम, टू डू हाउस होल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम्स, सर्फ द वेब, यूज ईमेल, क्रिएट म्यूजिक, परस्यू अ रेंज ऑफ अदर हॉबीज़। यानी हम अपने घर पे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल काम के लिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। एंड इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है पीसी की, तो आप वो पर्सनल कंप्यूटर लिख सकते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। डैश मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। आईटी ही है, आईटी को ही हम कह सकते हैं कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आईटी के अंदर ही आता है। IT includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information। तो IT के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आते हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज आती हैं। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो इनपुट के तौर पर डेटा लेता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जो जनरेट करता है वो आउटपुट के तौर पर करता है, उसे आउटपुट बोलते हैं। The dash is a result of data processing. Information is the result of data processing. Data process होने के बाद जो चीज़ मिलती है वो उसे हम information भी बोलते हैं। Dash refers to the fact of raw material which are processed to get information. Information get करने के लिए जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं, बेसिकली रो फैक्ट्स को जो है। Information technology that enable business by improving the quality of service is ITES या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। यानी हम IT का इस्तेमाल करके अगर किसी बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो ITES है। ITES इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब इनेबल्ड सर्विस और रिमोट सर्विस। इसको हम वेब इनेबल्ड सर्विस और रिमोट सर्विस भी बोलते हैं। ITES defined as dash of process that can be enabled with information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing। तो ITES जो है उसको हम बोलते हैं कि वो एक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हम किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कुछ हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज जैसे फाइनेंस, HR, इस तरह की सर्विसेज को हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स का मतलब होता है किसी दूसरे से करवाना, खुद ना करना। इसको इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ITES इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की आउटसोर्सिंग होती है कौन सी? IT इनेबल्ड जो है आपकी कोई भी सर्विस है उसको हम ITES बोलते हैं बेसिकली। व्हेन अ बिजनेस कंपनी प्रोवाइड रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट टू अदर कंपनी, दिस सर्विस इज कॉल्ड एज बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट जो वो बना रही है वो या कोई जो सर्विस दे रही है वो किसी दूसरी कंपनी को दे रही है, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आपसे ये फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछ सकता है कि B2B की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, उसको B2C बोलते हैं। जब कोई बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए बना रहा है। फुल फॉर्म ऑफ BPO। BPO की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। डैश इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो हम कोई चीज़ बेचते या ख़रीदते हैं वो हमारा ई-कॉमर्स में आता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके, वो आपका ई-कॉमर्स में आता है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। A dash is the process of collecting and managing data from varied sources to provide meaningful insight, business insight। यानी डेटा
उसको कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके एक जगह लाके उसमें से कुछ रिजल्ट निकालने की प्रोसेस को हम डेटा वेयर हाउसिंग बोलते हैं, जहाँ पर जो आपका बहुत सारा डाटा है एक साथ रखा जाता है और उसके ऊपर कुछ टूल्स रन करके उसमें से कुछ फैक्ट्स वगैरह फाइंड किए जाते हैं। An organization caters to need of their parent company only and do not serve external client, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी को ही कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं और किसी को नहीं करती हैं, तो ऐसी कंपनीज को हम ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स बोलते हैं या GIC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डैश हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट्स इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, यानी कुछ कंपनीज जो इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं उनके हेडक्वार्टर्स बाहर हैं और अलग अलग कंट्रीज में उनके ऑफिसेज है, तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या शॉर्ट फॉर्म में MNCs बोलते हैं इनको। डैश प्रोडक्ट विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपकी डिजिटल वॉशिंग मशीन या डिजिटल ओवन। आपने देखा होगा कुछ आपके पुराने जो हैं उसमें टाइमर मैनुअल लगा होता है हाथ से घुमाने वाला, लेकिन आजकल कुछ में डिजिटल टाइमर्स आते हैं या डिजिटल कंट्रोलर्स आते हैं कि जिस भी डिवाइस के अंदर ये डिजिटल कंट्रोलर आता है तो उसके लिए फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते हैं, यानी उसके अंदर विंडोज़ या एंड्रॉयड नहीं डाला जाता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक जो उसी काम को करेगा वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसको एम्बेड बोल देते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। इन कंप्यूटराइज लाइब्रेरी ईच बुक हैज़ अ बार कोड एसोसिएटेड विद इट। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाएंगे कहीं पर जहाँ डिजिटली लाइब्रेरी मैनेज हो रही है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर बुक के पीछे आपको इस तरह का एक बार कोड नज़र आएगा, इसको बार कोड बोलते हैं। A line of people and machines in a factory that fits the parts of something together in a fixed order। एक ऐसी लाइन जहाँ पर लोग या मशीन जो है किसी फैक्ट्री में कुछ बना रहे होते हैं एक फिक्स पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन। आपने देखा भी होगा कई जगह पर ये काम मैनुअली हो रहा होता है, कुछ लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, यानी एक पार्ट जो है किसी एक ने जोड़ा, फिर अगला काम पार्ट किसी और ने जोड़ा, इस तरीके से आजकल यही काम हमारा मशीन से भी हो रहा है। पहले ज़्यादा मैनुअल काम होता था, पर्सन के थ्रू होता था, और आजकल ये कंप्यूटर या आपके जो है रोबोट्स भी कर रहे हैं, तो इनको असेंबली लाइन बोलते हैं। डैश अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूजली कंटेनिंग एटलीस्ट अ वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर सूट या कलेक्शन जिसके अंदर आपके वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफिस सूट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आता है, लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस के नाम से भी आता है, ये गूगल डॉक्स के नाम से इसको बना दिया मार्केट में आता है। ये जो एप्पल के हैं उसमें एप्पल ने अपने मैकबुक्स और लैपटॉप्स के लिए और जो उसके डेस्कटॉप वगैरह हैं उसमें आपके iWork के नाम से है। इसी तरीके से मोबाइल में आपका WPS के नाम से भी आता है एक ऑफिस, अगर आप प्ले स्टोर पे चेक करेंगे, और ऐसे ही ऑनलाइन जो है वो एक जोहो के नाम से भी आता है। काफ़ी कंपनीज इसका भी जो है वो ऑफिस सूट यूज़ करती हैं। तो ये इनका सबका काम एक ही है, बट अब सब अलग अलग कंपनीज ने थोड़ा सा डिफरेंस के साथ इसको लॉन्च किया हो। तो इसमें ज़्यादातर आपके एक ऐसा होता है जिसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें एक ऐसा होता है जिसमें दूसरा जिसमें आपकी स्प्रेडशीट्स वगैरह बनती हैं, टेबल्स वगैरह में फॉर्म काम होता है, तीसरा प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। तो उसके ज़्यादा और भी हो सकते हैं, बट मेजर ये 3 होते ही होते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारे पास, ई लर्निंग एंड स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन आर शोइंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम, यानी ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड वगैरह आपके जो है यूज़ किए जाते हैं, ये आपका एक तरह से IT का इंटीग्रेशन है, IT इंक्लूड कर दी गई है हमारी क्लासरूम के अंदर। डैश इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन यूज फॉर मैनेज स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम को अगर हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो अपने जो ओवरऑल जो काम होता है, जैसे आपका टाइम टेबल बनना है या अटेंडेंस लगानी है या फीस पेमेंट से रिलेटेड है या आपने कितने चैप्टर पढ़ाया है, उसके सारे रिकॉर्ड्स, अगर सब चीज़ें जो हैं वो क्लास की जो चीज़ें हैं स्कूल लेवल पे, तो वो अगर आपका ऑनलाइन मैनेज हो रही है तो वो हमारा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है जिसे हम LMS बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LMS की फुल फॉर्म लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से भी पूछ सकता है ये। फुल फॉर्म ऑफ FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं सर्वर से किसी, तो वो FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही हो पाती है। आजकल तो और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं जो इसके लिए काम करते हैं, लेकिन मेजरली जो है आपका FTP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है जब भी हम कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं किसी सर्वर पर।
डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम जो क्या क्या डिफरेंट वेज हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके। ईमेल भेजकर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी को, इसके अलावा हम चैटिंग करके कर सकते हैं, चैटिंग के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में। इसी तरीके से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। और एक टेलनेट होता है, टेलनेट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक जगह से बैठ के, एक कंप्यूटर से बैठकर हम दूसरी जगह पर जो रिमोट लोकेशन पर है किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। जहाँ जाना पॉसिबल नहीं, अब सपोज कीजिए हमारे सर्वर हांगकांग या अमेरिका में लगे हैं और हम चाहें तो उनको इंडिया से बैठ के ही ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वो जो सर्विस होती है जो उसको मैनेज कर रही होती है वो टेलनेट होती है, उसको रिमोट लॉगिन बोल देते हैं। इसके अलावा FTP मैंने आपको बताया। तो ये अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, और भी हैं बहुत सारे, ये कुछ थे। व्हेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ थिंग्स सच एज कार्स, बिल्डिंग, मशीन्स। जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए किसी कार का या बिल्डिंग का या मशीन का, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। यानी डिज़ाइन जो है पहले पेपर पे तैयार होते थे, आजकल किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन तैयार होता है वो कंप्यूटर में, चाहे वो आपका 2D पे तैयार हो चाहे वो 3D पे तैयार हो, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, या शॉर्ट फॉर्म में कैड बोल देते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी वेयर एनी डिवाइस, इक्विपमेंट, मशीन मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग कंप्यूटर ऑटोमेशन। जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी जो बनाया जा रहा है वो डिवाइस जो है या मशीन जो है कंप्यूटर की हेल्प से अगर बनाई जा रही है तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, या शॉर्ट फॉर्म में उसको CAM भी बोल देते हैं। यानी मशीन ही दूसरी मशीन का पार्ट्स या पूरी मशीन बनाती है, असेंबल करती है, उसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कीम इन विच वी इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट ईच मंथ वाइल अर्निंग डिसेंट इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। यानी अगर हम कोई एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें हम एक फ़िक्स अमाउंट जो है बैंक में जमा करवा देते हैं और वहाँ से हमें एक फ़िक्स जो है आपका इंटरेस्ट मिलता रहता है, ऐसी स्कीम को हम बोलते हैं जिसमें हम मंथली बेसिस पर या फिक्स्ड अमाउंट में रिपीट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या शॉर्ट फॉर्म में RD। पहले इसके लिए बैंक में जाना पड़ता था, ये इसलिए यहाँ पर दी हुई क्योंकि आजकल ये आप मोबाइल से या ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ERD यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आप डायरेक्टली खुद खोल सकते हैं और अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले ये काम मैनुअली करना पड़ता था। इसी तरीके से और भी कुछ स्कीम्स हैं आपके बैंक्स के अंदर जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट एक बार में दे देना है और फिक्स टेन्योर के लिए, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। RD के अंदर आपको हर महीने कुछ ना कुछ उसमें डिपॉजिट करना होता है, कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल या 5 साल के लिए। फिक्स डिपॉजिट में एक होता है कि आप पर्टिकुलर 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और ये बता दिया हाँ हमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो इसको भी आप ऑनलाइन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो उसको बोल देंगे EFD इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डिपॉजिट। इसी तरीके से डैश रेफर्स टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज फॉर इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ मनी अबाउट 2 लाख। अगर हम 2 लाख से ज़्यादा ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जो आप बैंक्स वगैरह यूज़ करते हैं पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसको हम RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। यानी 2 लाख से ऊपर के अमाउंट अगर आपको किसी के अकाउंट में जमा करवाना है तो रियल टाइम में उसके लिए RTGS करवाया जाता है बैंक जाकर। आजकल ऑनलाइन भी कुछ केसेस में फैसिलिटी है और ये आपका ऑनलाइन ही होता है, समझ लीजिए। बैंक में भी अगर आप जाएंगे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये रियल टाइम में कंप्यूटर की हेल्प से ही हो पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम मेंटेन बाय RBI। ये 2 लाख से नीचे के अमाउंट के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये आपका आजकल जो है आप अपने फ़ोन से भी, एप्लीकेशन से भी NEFT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, RTGS के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ता है। डैश अलाउज ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इंस्टेंटली बाय वन मोबाइल फ़ोन। एक मोबाइल से आप डायरेक्टली अगर एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट ट्रांसफ़र करने एक बैंक से दूसरे अकाउंट में, ये अभी लेटेस्ट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में UPI। आपने सुना भी होगा भीम UPI और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, फ़ोनपे वगैरह, अमेज़न पे वगैरह, जो UPI के थ्रू एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपने ध्यान रखनी, क्योंकि ये सब IT की हेल्प से ही हो पाया है। जब तक IT नहीं थी ये कुछ भी आपका इस तरह का फंड ट्रांसफ़र वगैरह पॉसिबल था ही नहीं। जो बैंक वाले भी काम करते हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट के बेसिस पे करते हैं। अगर उनके बैंक के अंदर इंटरनेट ना चले तो वो ये ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स लाइक मशीन बैंक कस्टमर्स यूजेस फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। कंप्यूटर जैसी कुछ मशीन्स हैं जिससे आप पैसे जमा या निकाल सकते हैं।
तो एक बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। सबको पता है एटीएम होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम एटीएम ही बोलते हैं। तो वो आपकी एक तरह के कंप्यूटर्स ही होते हैं। डैश इज यूज टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल के अंदर हम जो है सारा रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर सारा जो है हर चीज़ का, पेशेंट्स का, दवाइयों का, आपके जो स्टाफ है उनका और डॉक्टर्स का, सबका जो रिकॉर्ड है आपका जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में एक जगह मेंटेन किया जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग द वॉइस रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इनटू टेक्स्ट फाइल। जो आपके डॉक्टर्स वगैरह हैं वो जो भी प्रोसीजर वगैरह करते हैं उसको वो साथ के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो जहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसको बोलते हैं आपका मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। पहले ये मैनुअली होता था, एक पर्सन होता था जो ये काम करता था। आजकल जो है इस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गए हैं, रिकॉर्डर्स आ गए हैं कि आप उसमें रिकॉर्ड कीजिए, वो अपने आप उसको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और वो टेक्स्ट आगे चल के फिर दूसरे डॉक्टर्स के लिए, रेफरेंस के लिए या रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से एक और तरीका है आपके मेडिकल लाइन के अंदर, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस प्रोसीजर मेडिकल सर्विसेज इक्विपमेंट्स इनटू यूनिवर्सल मेडिकल अल्फान्यूमेरिक कोड्स। यानी आपकी मेडिकल फील्ड में हर चीज़ को एक अल्फान्यूमेरिक कोड दिया जाता है, चाहे वो कोई डायग्नोसिस हो, प्रोसीजर हो मेडिकल का, या कोई इक्विपमेंट हो, तो उसको बोलते हैं मेडिकल कोडिंग। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ, हर चीज़ के लिए एक कोडिंग होती है आपकी। जो आपका पहले मैनुअल रखते थे, आजकल इसका भी रिकॉर्ड जो है आपका आईटी की हेल्प से रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। यूजिंग दिस मशीन 3D इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी मेड। हम इस मशीन की हेल्प से जो है 3D इमेजेस बना सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट की। तो इसको हम कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी मशीन या शॉर्ट फॉर्म में कैट भी बोल देते हैं। एंड डैश मशीन आर यूज्ड टू गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम जो ये करते हैं, ये भी आपकी MRI मशीन ही होती है। देखने में जो पिछले क्वेश्चन में थी उसी की तरह की होती है, दोनों में हल्का हल्का सा फर्क होता है, बट ऑलमोस्ट आपकी एक मशीन के अंदर दोनों चीज़ें भी फिट हो सकती हैं, यानी पूरी बॉडी भी चेक कर सकते हैं हम, और MRI की हेल्प से हम जो है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कर सकते हैं। डैश मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। हार्ट बीट को जो मॉनिटर करने के लिए ये मशीन यूज होती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। इस तरह की है, आपकी फोटो भी है इसमें नीचे। तो ये आपके जो है हार्ट बीट को जो है प्रिंट करके निकालता है, और छोटी डिस्प्ले है इसमें जो आपकी उसको डिजिटली भी शो करती है कि भाई इस टाइम जो है हार्ट बीट का क्या रेट आ रहा है, कितनी ऊपर और कितनी नीचे है। डैश मशीन डिस्प्लेज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड इट डिस्प्लेज द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है उसकी फिजियोलॉजी, उसको शो करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको हम कार्डियक स्क्रीन मशीन बोलते हैं। अक्सर हॉस्पिटल्स में पेशेंट के बेड के पास ये लगी हुई होती है, जिसमें पेशेंट की जो हार्ट की मूवमेंट है वो साथ के साथ ऊपर आ रही होती है उस पर। इसको हम कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन बोल देते हैं। डैश मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। ब्रेन की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, और शॉर्ट फॉर्म में EEG बोल देते हैं। इस तरह की है, इसमें ब्रेन के ऊपर जो है कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं जो उसको रिकॉर्ड करके ब्रेन की एक्टिविटी को कंप्यूटर में शो करते हैं। तो ये सब IT की हेल्प से ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर है। अदरवाइज मेडिकल फील्ड के जो टर्म्स हैं यहाँ पर आने का कोई लॉजिक नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पर ये सब आपकी IT ही है, इसलिए हम इनको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। Government and non-government organization use ICT application to communicate and provide various services to people and is called, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए ICT का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं E-गवर्नेंस। यानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी सर्विसेज, चाहे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, चाहे आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या किसी भी चीज़ के लिए जो है गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है, पहले जाकर जाना पड़ता था ऑफिस, आजकल ऑनलाइन जो है आपको सर्विस मिल जाती है। तो उसको जो है E-गवर्नेंस बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज अपनी ऑनलाइन मेंटेन कर रही है। डैश इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग, डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे आपकी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस लोकेशन पे है, उसकी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन मैनेज की जाती है उस सिस्टम को बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या GPS। इसमें एक सैटेलाइट की हेल्प से जो अर्थ पर प्रेजेंट कोई भी डिवाइस है जिसके अंदर वो GPS लगा हुआ है उसकी लोकेशन ट्रैक करके वो बताता है आपको। ये आजकल आपकी जितनी भी जो आपकी व्हीकल्स वगैरह हैं या हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है सबके अंदर ये लगा हुआ होता है।
डैश इज द डिवीजन ऑफ बिजनेस दैट इज चार्ज्ड विद फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी वो फील्ड है या डिवीज़न है जिसका काम होता है जो एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना। तो ये सब काम जो करता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है और सैलरी वगैरह बनाना है या और जो ट्रेनिंग से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड सारा मैनेजमेंट जो है वो एचआर करता है बेसिकली। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द प्रोक्यूरमेंट, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल पार्ट्स, फिनिश्ड इन्वेंट्री थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मार्केटिंग चैनल। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्ट में या रॉ मटेरियल में डील करती है उसका प्रोक्यूरमेंट यानी उसको लेना, उसकी मूवमेंट और उसकी स्टोरेज कहाँ होगी और कहाँ से डिलीवर होगा, ये सब चीज़ें जहाँ मैनेज की जाती हैं उस सिस्टम को बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यानी कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ स्टोर होगा, कहाँ वो बनेगा, कहाँ प्रोडक्ट फाइनल रखा जाएगा और कैसे डिलीवरी होगी, इस चीज़ को हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोलते हैं। पहले इसका भी रिकॉर्ड मैनुअल रखते थे, अब आईटी की हेल्प से ये भी आसान हो गया है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर किस बहुत सारे पर्पस हैं। पेरोल यानी कि आपकी जो है पे कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ का बजट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सेल्स कितनी होने वाली है उसको एनालिसिस या कितनी हुई है उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी आने वाले टाइम में हमारे पास फाइनेंस का क्या सिचुएशन रहेगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स, हमारे पास किस चीज़ का कितना स्टॉक्स है वो मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो बहुत सारे यूज़ हैं, ये कुछ दिए हुए थे। बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईटी फॉर अ बिजनेस में किस तरीके से हेल्प करता है। रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर, अलग अलग कस्टमर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। जैसे आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे हैं कि आपको दुकान एक जगह खोली आपने तो कस्टमर आएंगे और ऑनलाइन में कहीं भी आप सप्लाई कर सकते हैं, तो जो ज़्यादा कस्टमर्स है वहाँ तक पहुँच बढ़ गई है। डेवलपिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर, जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। आपके जो ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीमलाइन मतलब एक अच्छे फ्लो में आ जाते हैं इससे। रिड्यूसिंग कॉस्ट कम हो जाती है, अब बिज़नेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज यानी बढ़ जाता है, जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो कम हो जाती है, आपकी मिनिमाइज हो जाती है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर को सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, ये आईटी को बिजनेस में यूज़ करने का बेनिफिट्स हैं। सपोर्ट बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर्स, जो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उस बिजनेस के उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं। एंड अलाउइंग कस्टमर्स टू बेटर गाइड द बिजनेस, और कस्टमर्स को बिजनेस के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चलता है आईटी की हेल्प से। आप एनिमेशन से, वीडियो से अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बता पाते हैं। ITS provides a wide range of career options that include opportunity in all offices like offices के अंदर जो है क्या क्या करियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं ITS जो प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत सारी हैं। जैसे मैंने भी बताया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा आपको IT का काम आता है। आप रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, या आप मेडिकल बिलिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह का काम सीख सकते हैं। थोड़ी IT की नॉलेज, थोड़ी उस फील्ड की नॉलेज ले लेंगे तो आप काम कर सकते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशंस में काम कर सकते हैं, कंटेंट डेवलप यानी कोई कंटेंट वगैरह बनाने का काम कर सकते हैं। किसी कंपनी में, हर कंपनी में कुछ ना कुछ कंटेंट बनते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। GIS सिस्टम्स के अंदर आपकी जॉब्स हैं। इसी तरीके से HR रिलेटेड सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स में, पेरोल्स में हैं, वेब सर्विसेज हैं, लीगल डेटाबेसेस हैं। तो ये सब जगह पर ITES जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और सब जगह जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। इसी तरीके से डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ITS ऑफर्स इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म टू एंड यूजर। एंड यूजर्स को क्या क्या सर्विसेज ITS ऑफर कर रहा है सिंगल डिलीवरी के तौर पे। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग की सर्विस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस है, डाटा वेयर हाउसिंग की सर्विस है, IT हेल्प डेस्क की सर्विसेज हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की सर्विस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ITS की हेल्प से मिल रही हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह। सम ऑफ द BPO सर्विसेज, BPOs जो आपके हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग क्या क्या चीज़ हमारे पास हो रही है, कंपनी क्या क्या आउटसोर्स करती है। अपने फाइनेंस का काम और अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स कर देते हैं वो, टैक्सेशन और इंश्योरेंस का काम आउटसोर्स हो जाता है, पब्लिशिंग और वेब प्रमोशन, वेबसाइट बनवाना है या कोई कुछ डिज़ाइन वगैरह बनवाना है, लीगल सर्विस का काम है या कंटेंट राइटिंग का काम है, मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग की कुछ काम है, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की इससे रिलेटेड सर्विस है। यानी ये सब काम कंपनीज आउटसोर्स कर देती हैं BPO के तौर पे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस का है या हेल्थ केयर सर्विस है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट वेज इन विच ICT इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में कैसे कैसे आपकी ICT यूज़ हो रही है, लर्निंग के तौर पे यूज़ हो रही है क्लासरूम के अंदर। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस की हेल्प से पढ़ाई हो रही है। वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वीडियो बेसिस पर वीडियोस के थ्रू आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह समझाए जा रहे हैं।
क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोज़ की हेल्प से और इमेजेस की हेल्प से पढ़ाई होती है इसमें। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपके सारे आपके जो है वो ऑनलाइन ही बनती हैं। एजुकेशनल गेम्स की हेल्प से आपको जो है लर्निंग में हेल्प मिलती है, और CD रोम्स वगैरह के थ्रू भी आपको जो है लर्निंग कंटेंट अवेलेबल होता है। एंड इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप एजुकेशनल कंटेंट जो है गैदर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इससे में कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या इससे बाहर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे, और फिर भी आपको जो है कोई डाउट है तो आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।